कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शंस वो चीज़ है डॉट नेट में जैसे आप कोई भी वेरिएबल ले लो अभी तक, कोई भी डाटा टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर डेट टाइम बूलियन, उसमें मैक्सिमम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। अगर हमने इंट var1 लिया, तो इसमें एक वैल्यू स्टोर कर पाएँगे। कोमा लगा के अगर 2-3 वैल्यू स्टोर करनी चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, कभी तक हम एक वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, किसी भी डाटा टाइप आप ले लो। चाहे इंटीजर ले लो, चाहे स्ट्रिंग ले लो या कोई भी डाटा टाइप ले लो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दुकान पे गए और उससे बोला भाई 1 आलू दे दे या फिर 1 टमाटर दे दे। आप हमेशा कलेक्शंस में चीज़ लेके आते हो, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हो। जब रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेके आते हो तो डॉट नेट में भी क्योंकि डॉट नेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स है और ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो इनको भी कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो अपने अंदर मल्टीपल चीज़ें होल्ड कर पाए। तो उसके लिए कलेक्शंस का जन्म हुआ। अभी तक हम एक कलेक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उस कलेक्शन का नाम बताओ, कौन बताएगा? एरेस। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। एरे के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो सबसे पहला कलेक्शन है, वो सबसे बेसिक कलेक्शन होता है, हर जगह, हर टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाएगा वो एरे। चाहे डॉट नेट ले लो, जावा ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, कोई सी भी लैंग्वेज लोगे, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी में आपको एरे मिल जाएगा। बट अब थोड़े एडवांस वाले कलेक्शंस हैं, जो शायद हर टेक्नोलॉजी में ना मिले, डॉट नेट स्पेसिफिक ज़रूर है। कुछ एक टेक्नोलॉजी में और मिल जाएँगे, पर डॉट नेट में हैं ये। अच्छा, एरे में हमने देखा था कि हम कोई भी एरे बनाते थे, तो ऐसे बनाते थे, न्यू एरे, न्यू इंट बनाते थे ना? इस तरह से बनाते थे। अब एक दिक्कत थी एरे में, बेसिकली 2 दिक्कत थी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, एक थोड़ी छोटी दिक्कत थी। बड़ी दिक्कत क्या थी कि हमें शुरुआत में ही एरे को डिफाइन करते वक़्त साइज़ बताना पड़ता था कि भाई कितने साइज़ का एरे बना रहे हो आप? जैसे 10 का सब बनाया और अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ़ 2 की ज़रूरत थी, मान लो मैंने दो 10 का बना दिया, लेकिन अपनी एप्लीकेशन में मैंने सिर्फ़ 2 को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल नहीं कर पाया मैं। और इस्तेमाल नहीं कर पाया मैं, सिर्फ़ 2 इस्तेमाल किया, फिर भी वो क्योंकि आप ऑलरेडी 10 डिफाइन कर चुके हो, तो फिर भी वो मेमोरी में 10 की स्पेस ले रहा है, एडिशनल स्पेस खा रहा है। तो हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए थी यार, कलेक्शन तो हो, लेकिन ऐसे पहले ही साइज़ ना बताना पड़े। जैसे-जैसे हम उसमें बढ़ाते रहें, ऐड करते रहें आइटम, उसका साइज़ ऑटोमैटिकली बढ़ता रहे। ऐसे शुरू में बताएँगे क्योंकि किसी को भी अब कल का नहीं पता ना कि कल आपको कितने की ज़रूरत पड़ेगी। आप या तो शुरू में ही हो सकता है अभी 10 की मान लो मेरी क्लास में बच्चे हैं, अभी तो मान लो 10 बच्चे हैं एक टाइम पे। अब कल को 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, किसी को क्या पता? तो मुझे क्या पता है कि मुझे कितने डिफाइन करने हैं यहाँ पे, या तो मैं बिल्कुल मैक्सिमम डिफाइन कर लूँ ऑलरेडी यहाँ पे कि 150 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं होंगे। अब लेकिन 150 डिफाइन करना और उसमें ऑलरेडी आए अगर 5 बच्चे, तो बाकी के 145 बर्बाद गए स्पेस। मतलब डॉट नेट ने तो बता दिया ना कि 110 का स्पेस है, तो वो 10 का स्पेस तो मेमोरी में लेके रखेगा, पर आपने डाली 2 ही वैल्यू। तो पहली क्या इसमें हमें कमी लगी कि डायनेमिक हमें क्या चाहिए था, डायनेमिक इंक्रीज़ ऑफ द मेमोरी, कि भाई ऐसा कुछ मिल जाए कि वो अपने आप से साइज़ बढ़ाए जब हम उसको ऐड करें, ना कि शुरुआत में ही एक साइज़ फिक्स कर दे। दूसरा क्या दिक्कत थी कि यार इसमें अगर इंटीजर का एरे बना दिया, ये छोटी दिक्कत है। ये इन्होंने सॉल्व तो की, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि ये सॉल्व करना इज़ नॉट दैट गुड थिंग, तो बाद में इन्होंने अनसॉल्व भी कर दी। बट फिलहाल इन्होंने क्या सॉल्व किया कि यार इंटीजर का एरे है तो उसके अंदर इंटीजर ही डाल सकते हैं, और अगर स्ट्रिंग का एरे है तो उसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो इन्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके अंदर कुछ भी डाल दें, कोई फ़र्क ना पड़े। तो उसके लिए लेके आए ये दूसरे टाइप के कलेक्शन।
कि दो, एक तो ये दिक्कत हो गई कि भाई डायनेमिक इंक्रीज होनी चाहिए मेमोरी, जिससे मेमोरी वेस्ट ना हो। दूसरा कि यार उसके अंदर इंटीजर इंटीजर ऐसा ना बताना पड़े कि इंटीजर डालना है, स्ट्रिंग डालना है या क्या डालना है। अगर मुझे एरे के अंदर ही मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग भी डाल दूं, इंटीजर भी डाल दूं और डेट टाइम भी डाल दूं, बूलियन भी डाल दूं, तो क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो बताओ कैसे कैसे है पॉसिबल, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट के मतलब अंदर मल्टीपल डेटा टाइप। करेक्ट, मल्टीपल डाटा टाइप कैसे डालेंगे, कैसे बनाएंगे? बता दिया है अभी, अनिल ने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि आप ऑब्जेक्ट टाइप का एरे ले लो। ऑब्जेक्ट टाइप, हाँ जी, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डाल ठीक सकते है, हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है और पेरेंट है। पेरेंट के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है कि चाइल्ड के अपने अंदर स्टोर कर लेता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कर लेता है। इसीलिए देखो, अब इसे आप रिलेट कर पाओगे। हमने इनहेरिटेंस अब पढ़ लिया है, तो अब आप ऑब्जेक्ट को क्यों वो अपने अंदर सबको स्टोर कर लेता है, अब आप समझ रहे होगे क्यों कर लेता है। क्योंकि वो सारे डाटा टाइप क्या है, क्लास ही तो है, तो वो सारे जी, डाटा टाइप का पेरेंट है। इसीलिए वो पेरेंट है। अपने अंदर स्ट्रिंग को भी स्टोर कर लेता है, इंटीजर को भी और डाइट टाइम को भी। और हमने क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ था कि पेरेंट सारी फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने चाइल्ड को, पर एक फैसिलिटी दे रखी है पेरेंट को कि पेरेंट अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पाता है। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे ऑब्जेक्ट बाकी सब वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर पाता है। हाँ जी सर। ठीक है, सेकंड क्या था? तो input all the ऑल डाटा टाइप। different kind of data type। तो उसके लिए हमारे पास आया कलेक्शंस और डिफरेंट कलेक्शन। अब बहुत सारे कलेक्शन है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है एरे लिस्ट। इसे बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों का बैच है फरवरी वाला। एक नई क्लास ऐड करेंगे इसमें, क्लास कलेक्शन एग्जांपल्स। पब्लिक बना लेते हैं क्योंकि बाहर ऑब्जेक्ट लेंगे। अब हम जितने कलेक्शंस होंगे ना उतने ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उतने सॉरी मेथड बना लेते हैं, जिससे कि हर एक कलेक्शन की सारे फीचर्स हम एक एक मेथड में डिफाइन कर लें। तो पहला क्या है कि हमारा एरे लिस्ट कलेक्शन लिख लेते हैं, इसका नाम, मेथड का नाम। अब सबसे पहले एरे लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी एक कलेक्शन ही है, तो सबसे पहले बताना है डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, सिंपल है। एरे लिस्ट एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है आपको। तो एरे लिस्ट लिया, नाम कुछ भी दे दो, बन गया। इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये डॉटनेट की ऑलरेडी बनी बनाई एक क्लास है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसका जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे इसका ऑब्जेक्ट बना लो। क्लियर? किसी को डाउट कैसे डिफाइन करना है? बोलो। नो सर, क्लियर क्लियर है सर। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। जैसे आप नॉर्मल क्लास डिफाइन करते हो अपनी, जो आपने बनाई होती है, वैसे ही भाई एरे लिस्ट की क्लास कर लो। ओ, अब हाँ जी सर। इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे हमने कहीं साइज वाइज नहीं बताया, खाली बता दिया भैया एरे लिस्ट की एक क्लास बनानी है। अब वैल्यू कैसे ऐड करनी है, इस तरह से एरे लिस्ट डॉट ऐड, जोन सी तरह की वैल्यू ऐड करनी है उस तरह की वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके की वैल्यू ऐड कर लेते हैं। ये टाइप डिफरेंट है ना? मतलब ये करेक्ट, ऐसे हम एरे में नहीं करते थे ना? एरे में ऐसे नहीं करते थे। एरे में जी। कैसे ऐड करते थे वैल्यू ऐड, वो इस उसको तरीके से, हाँ जी। इस तरीके के से, या फिर यहीं पे करना है तो ये इस तरीके से कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे इनपुट वैल्यूज कैसे ऐड करनी है, या फिर इनपुट वैल्यूज होते हैं ऐड वैल्यूज, ऐसे लिख दो। ऐड वैल्यूज। ठीक है, आपने पहला इंटीजर डाला, दूसरा स्ट्रिंग, क्योंकि ये किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर लेता है, तो अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर करके देख लेते हैं।
4 वैल्यूज में ऐड कर दी, कोई एरर नहीं आई, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई उसे। अब वैल्यू ऐड की है तो आपको रीड भी करनी होगी। तो रीड कैसे करेंगे? कंसोल डॉट, अच्छा इसमें ठीक है, अब रीड कैसे करते हैं? ऐसे, इंट वैल्यू 1 ओबीजे एरे लिस्ट, सेम वैसे ही करते हैं जैसे एरे को रीड करते थे, लेकिन एरर दे रहा है ये। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आप कोई सी भी वैल्यू को ऐड करते हो एरे लिस्ट में, तो ऑटोमेटिकली उसे बेसिकली कैसे ऐड कर पाएगा, ये सोचो। कोई भी चीज अपने अंदर इंटीजर भी डाल दे, स्ट्रिंग भी डाल दे, बूलियन भी डाल दे, डेट टाइम भी डाल दे, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब वो, आप इसके अंदर जो भी वैल्यू डाल रहे हो उसे कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और चीज नहीं है जो सारी वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर पाता है। तो ऑटोमेटिकली ये काम ऑटोमेटिकली होता है। जब आप इसके अंदर डालते हो तो वो कोई भी वैल्यू को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में। रिटर्न करते हो तो वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। तो डालते वक्त तो ऑटोमेटिकली कर दिया, पर रिटर्न करते वक्त ऑटोमेटिकली रिटर्न चेंज नहीं करता कि ऑटोमेटिकली इंटीजर कर दे या ऑटोमेटिकली क्या कर ले, क्योंकि उसे क्या पता कि अब सब चीज को उसने ऑब्जेक्ट में कर दिया ना, कि भाई कन्वर्ट किया और ऑब्जेक्ट में बना के डाल दिया। अब उसे नहीं पता कि मैं जो रिटर्न कर रहा हूं वो इंटीजर कर रहा हूं, स्ट्रिंग कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। उसे तो है भाई जो वैल्यू डाली है वही रिटर्न कर रहा हूं, तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डाला हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये आपका काम होता है यहाँ पे कि आप जब रीड कर रहे हो वैल्यू, तो कन्वर्ट करो उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपने डाटा टाइप में। बात समझ में आ रही है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट तो कर देता है ऑब्जेक्ट में, कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप रीड करोगे तो आपको, क्योंकि वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ही, उसने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब आपका फर्ज है कि आप उस पर्टिकुलर डाटा टाइप में कन्वर्ट करो अपनी वैल्यू को। ये आपका रोल है। तो ये थोड़ी सी एरे में सिर एरे लिस्ट में सिरदर्दी भी है। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, वैल्यू टू लेना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? बूल है, वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, और इस बार कन्वर्ट डॉट टू बूलियन करना पड़ेगा। चौथे को डेट टाइम में लेना पड़ेगा, इस बार भी वेरिएबल का टाइप चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा सॉरी, और कन्वर्ट करना पड़ेगा टू डेट टाइम में। इक्वल टू में खा गया, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। तो जितने भी डाटा टाइप हैं, आपको उसे जब रीड करोगे तो उस पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तो चाहे आप कंसोल डॉट राइट लेन लाइन करो, जो जहां पे आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन एक एडिशनल वर्क है इसमें कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने तो सब ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब ऑब्जेक्ट से उस पर्टिकुलर वैल्यू में लेने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। इस कंसेप्ट को पर्टिकुलर वर्ड कहते हैं, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है डॉट में। तनुश्री आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो ये कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं बॉक्सिंग वर्सेस अनबॉक्सिंग। और इंटरव्यू में बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। बॉक्सिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग। कि आप जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। और अगर जेनरिक टर्म में बोलें तो आप एक वैल्यू टाइप डाटा को उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो, और वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक क्लास है, तो इसे बेसिकली रेफरेंस टाइप है, तो रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस प्रोसेस को बॉक्सिंग कहते हैं, और बॉक्सिंग कलेक्शंस में ऑटोमेटिकली होता है।
और कोई भी दूसरे कलेक्शन पढ़ाऊंगा उसमें भी। तो बॉक्सिंग एरे लिस्ट या कलेक्शंस में ऑटोमेटिकली होता है, और अनबॉक्सिंग क्या होता है? इट्स एन अपोजिट ऑफ बॉक्सिंग, मतलब कन्वर्जन ऑफ वैल्यू टाइप फ्रॉम रेफरेंस टाइप is called unboxing. We have to perform unboxing by ourselves. तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सेकंड पॉइंट जो है वो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें इसमें दिक्कत ही होगी कि अब मान के चलो इसमें जितने भी आइटम डाल दिए ना आपने, आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी वैल्यू आप रीड करने वाले हो, तो आपको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सर जो नीचे हमने दिया है ये रीड वैल्यू में, ये अनबॉक्सिंग हुआ राइट? करेक्ट, इस प्रोसेस को कहते हैं अनबॉक्सिंग और इस प्रोसेस को बॉक्सिंग। ये ठीक है। ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है वो ये ऑटोमेटिकली होता है बॉक्सिंग, पर अनबॉक्सिंग हमें खुद करनी पड़ती है। अब क्योंकि खुद करनी पड़ती है तो ये थोड़ा सा ओवरहेड है डेवलपर के लिए। दैट्स व्हाई इस तरह के कलेक्शन को उतना बढ़िया कलेक्शन नहीं बताया गया, बाद में इसको भी इम्प्रूव करके एक नए कलेक्शन आए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कभी कभी इस्तेमाल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं होते। अभी जो लेटेस्ट कलेक्शंस आए हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो नेक्स्ट सर क्लास में बताऊंगा। बताओ। सर जैसे इसमें तो हमने ये ऊपर जो है ऑब्जेक्ट, मतलब जो डेटा टाइप्स वगैरह वो दिया है, ऑब्जेक्ट हमने दिया है, कॉन्सेप्ट हमने दिया है ना ऐड वैल्यूज करके। अगर हम हाँ ठीक। यही कॉन्सेप्ट यूजर से लें तो देन हमें थोड़ी पता चलेगा वो इंटीजर डाल रहा है या स्ट्रिंग डालना है। तो उसमें भी हमें ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसके लिए, वही वाला जैसे पहले एरे में करते थे वैसे ही करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप यूजर से लोगे यही वैल्यू, तो जैसे यूजर तो अगर फिलहाल कहाँ पे देगा, अब डिपेंड करता है कि आपकी कैसे। अगर फिलहाल तो जो हम कर रहे हैं सब कुछ कंसोल से पढ़ रहे हैं, राइट? हम्म। तो जी। कंसोल से तो आपको पता है कि सब कुछ कंसोल स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो हाँ आपको जी। इंसर्ट करने से पहले वो पर्टिकुलर टाइप डाटा टाइप में कन्वर्ट करके इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसोल में पढ़ा था कि आप कंसोल डॉट रीड लाइन कुछ भी कर लो। हम्म। मान लो यहाँ पे मैंने यूजर से बोला, ऐसे बोलते थे ना हम, याद है पहले बताया था क्लास में कि पहले यूजर हाँ से जी, हम हाँ जी सर। तमीज तमीज से बोलते थे, प्लीज एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। प्लीज एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। मतलब ये तो खाली एक रिस्पेक्ट करके बात करने वाली बात है, और नहीं ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो खाली एक्स्ट्रा लाइन दे रहे हैं। बट जो रीड जो वैल्यू लेता है इनपुट यूजर से, वो ये लाइन लेती है। तो कंसोल डॉट रीड लाइन करके वैल्यू लेगा। अगर आपने इंटीजर ली है तो आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे। और नहीं फिर तो इस जैसे इस वैल्यू को जै, डालनी पड़ेगी। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे डेटा टाइप तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी डाल सकता है, तो वो अगर यूजर कुछ भी लेगा तो हम वो थोड़ी नहीं तो कन्वर्ट कर ये बताया, सकते हैं। हाँ भाई तो बताया कि आप अगर कंसोल यूजर अब कहाँ से लेगा वो डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल कंसोल से यूजर से वैल्यू लोगे, दो तरीके से यूजर वैल्यू ले सकता है। एक तो सिंपल, अभी तक आपने जो क्या पढ़ा है वो कंसोल पढ़ा है। दूसरा क्या जी। होगा, जैसे अमेजोन की वेबसाइट में आप डालते हो या फिर फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, तो आपको हम्म, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ती है, आपको अपना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो अगर वहां से यूजर ले रहा है, तो वहां पे आप डाटा टाइप सेट कर सकते हो कि भाई कौन सा डाटा टाइप है। जैसे फेसबुक में अगर हम जाएं, फेसबुक या कहीं पे भी अकाउंट बनाए हैं हम, साइन अप करके देखते हैं। साइन अप के लिए साइन आउट करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो अब ये सब इंफॉर्मेशन ले रहा है फेसबुक, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ऑटोमेटिकली उसने सेट किया हुआ है स्ट्रिंग। तो जब मैं क्लिक हम्म। करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी। मोबाइल नंबर उसने सेट किया होगा अपना इंटीजर। इंटीजर, यहाँ पे क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों है, तो उसने या तो स्ट्रिंग ही सेट कर दिया होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा इस तरह से। ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये देखो खाली इंट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे तो हम्म। उसने ऑटोमेटिकली सेट कर रखा होगा।
तो आपको कुछ ओके। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस अच्छा तरह मतलब का पहले से यूआई है फिक्स, पर्टिकुलर, पहले ही फिक्स कर दिया है कि हमें ये वाला यूआई यूज करना है, मतलब यूजर इंटरफेस में हमें ये देना है, जैसे स्ट्रिंग करेक्ट या। ठीक है, करेक्ट लोकेशन प्रॉपर है। करेक्ट। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपने कंसोल से वैल्यू ली, अगर मान लो सिर्फ कंसोल है, ब्लैक वाली स्क्रीन है, तो कंसोल हम्म। हमेशा आप कुछ भी वैल्यू मांगो यूजर से, हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। मैंने पहली या दूसरी क्लास में बताया है आपको। तब आपको अच्छा। कन्वर्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू में जो वैल्यू आप उससे लेना चाह रहे हो। जैसे आपने बोला एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, फिर आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, फिर एंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, फिर इस तरह से डालोगे। ठीक है सर। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो हमने रीड भी कर लिया, राइट भी कर लिया, मतलब इंसर्ट भी कर दिया, रीड भी कर लिया, और हमें पता है कि अनबॉक्सिंग अपने आप हो जाती है, अनबॉक्सिंग हमें खुद करनी पड़ती है। कहाँ गया? अब अपडेट कैसे करेंगे? 4 ऑपरेशन तो हमेशा रहते हैं, देखना। किसी भी तरह की आप एप्लीकेशन ले लो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 ऑपरेशन होते हैं। एक, क्रिएट करना, पहली बार डाटा जब बनाओगे तब। जैसे यहाँ पे हमने पहली बार डाटा बनाया है। दूसरा, रीड करना, और यहाँ पे हमने पहली बार डाटा ऐड किया है, बनाया है। दूसरा, रीड करना, तो उस डाटा को रीड करना, फिर अपडेट करना तीसरा, और चौथा डिलीट करना। डिलीट करना। इन्हीं ऑपरेशंस को बेसिकली हम, अभी आगे और भी डिटेल में आएगा, लेकिन बता देता हूं, इन्हीं ऑपरेशन को हम करंट ऑपरेशन कहते हैं। क्रूड ऑपरेशन। यस, करंट बोलते हैं, कोई क्रूड बोलता है, लेकिन करंट बेसिकली मेन है। क्रिएट, क्रिएट, रिमूव, रीड, रीड, अपडेट अपडेट एंड डिलीट। एंड डिलीट। डिलीट। तो हर हर किस एप्लीकेशन में आपको ये 4 ऑपरेशन आ गए, तो समझ लो आपको मोस्टली काम हो गया, क्योंकि आप कोई सी भी वेबसाइट देख लो, 99% ये 4 ही ऑपरेशन होते हैं। 95%, 5% में और एडिशनल काम होते हैं, बट मेन जो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है वो इन्हीं चारों से सारी फंक्शनैलिटी बन जाती है। अब अपडेट कैसे करेंगे? सिंपल है, जैसे एरे में करते थे वैसे ही। मान लो सेकंड वैल्यू पे मुझे कुछ अपडेट करना है, तो सेकंड पहले क्या था? स्ट्रिंग था, तो मान लो स्ट्रिंग को हटा के मैं अब इंटीजर ही डाल देता हूं, तो अपडेट कर दिया। सॉरी, सेकंड इंडेक्स है ना, तो सेकंड इंडेक्स पे बूलियन पड़ा हुआ है 0 1 2। अब सेकंड इंडेक्स पे इसके बाद क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो एरे में भी ऐसे अपडेट करते थे, वैसे यहाँ पे भी अपडेट करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो मुझे रोक देना बीच में, अगर जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं तो। यहाँ पे एक और चीज है, ऑप्शन है अपडेट करने का, वो है इंसर्ट। वो कैसे होता है? ओबीजे एरेलिट डॉट इंसर्ट। उसमें आप अपना इंडेक्स बता दो भाई, कौन से नंबर पे इंसर्ट करना है। जैसे मैं बता रहा हूं, मुझे पहले इंडेक्स पे इंसर्ट करवाना है। क्या चीज इंसर्ट करानी है? पारस, पारस इंसर्ट कराना है। अब इंसर्ट क्या करता है? अपडेट नहीं करता। ये तो क्या करेगा कि भाई 1 2 3 4 रिकॉर्ड हैं, इसने दूसरे इंडेक्स पे 100 डाल दिया, तो अब रिकॉर्ड क्या बनेंगे? 10 टेस्ट 100 और डेट टाइम डॉट नाउ, ये हो गएंगे अब रिकॉर्ड। इस साइज उसका 4 रहा होगा, बस दूसरे इंडेक्स पे ट्रू की जगह 100 आ गया होगा। लेकिन इंसर्ट क्या करता है? खुद अब एंट्री कर लेगा वहां पे, बाकी सबको धक्का दे देगा। तो कहने का मतलब, जैसे ही मैं ये लाइन चलाऊंगा, तो अब रिकॉर्ड में क्या पड़ा होगा? 10, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे पारस आ गया होगा, पारस, फिर बाकी एक एक नीचे ढनक जाएंगे, टेस्ट, ट्रू, और डेट टाइम नाउ। तो ऑटोमेटिकली इसका क्या बन गया होगा? 5 इंडेक्स बन गए होंगे इसमें। 4 मतलब से ऑटोमेटिकली 5 बन जाते हैं। इंडेक्स का काउंट बढ़ गया होगा, राइट? करेक्ट, इंडेक्स अकाउंट बन गया, और जिस भी पोजीशन पे इसे डाला है आपने, उसके नीचे वाले एक एक करके अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे हो गए। क्लियर है? ठीक। कोई डाउट? क्लियर है सर। अनिल आपको? क्लियर है सर। ठीक है। अब
लास्ट अभी रिमूव भी करते हैं, क्योंकि भाई जब आपने इंसर्ट किया है, अपडेट कर लिया, तो रिमूव भी करना जरूरी है। रिमूव कैसे करते हैं? 2-3 तरीके हैं। पहले तो रिमूव करके सीधा वैल्यू दे दो, कौन सी वैल्यू आपको रिमूव करनी है। सॉरी, वैल्यू लेता है, इंडेक्स लेता है, ऑब्जेक्ट वैल्यू ले रहा है सीधा। तो मान लो इतनी सारी वैल्यू मेरे पास हैं, और मुझे ट्रू तो हमने अपडेट कर दी, खैर। तो टेस्ट वाली वैल्यू रिमूव करनी है। तो सिंपल ये वैल्यू दे दोगे, तो वो रीड करेगा। अगर ये वैल्यू उसे उस पूरे कलेक्शन में मिल गई, तो उस वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। अच्छा, अब रिमूव भी करता है, तो कैसे रिमूव करता है? जैसे 0 1 1 पे अभी ये पारस आ गया होगा, क्योंकि यहाँ डॉटनेट ऊपर से नीचे चलता है, तो अभी ये रिकॉर्ड पड़ा होगा। तो जैसे ही मैंने बोला टेस्ट को रिमूव कर दो, तो ये टेस्ट को रिमूव करेगा और बाकी दोनों को ऊपर खिसका देगा। तो अब 0 पे 10 पड़ा है, 1 पे पारस पड़ा है, 2 पे ट्रू पड़ा होगा, और 3 पे डेट टाइम। तो जिस तरह से इंसर्ट में एक नीचे कर देता है, वैसे ही जब रिमूव करते हैं तो एक ऊपर कर देता है। क्लियर बात है? कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है सर। 2-3 तरीके रिमूव करने के, एक रिमूव एट भी है। रिमूव एट में बता दो भाई कौन से इंडेक्स से डिलीट करना है। दूसरे इंडेक्स को डिलीट कर देगा, जो भी दूसरे इंडेक्स पे पड़ा होगा। फिलहाल क्या पड़ा होगा? 0, ये तो रिमूव हो गया होगा, और ये तो रिमूव हो गया। 1 2 ट्रू को रिमूव कर देगा ये। अगर आपको सारा ही रिमूव करना है, कि जितनी वैल्यू पड़ी है सब रिमूव कर दो, तो आता है क्लियर। तो आता है क्लियर। और ये सब बने बनाए मेथड है इस एरे लिस्ट क्लास में, हमें कोई मेहनत नहीं करनी ज्यादा। ऑलरेडी ये सब बने बनाए मेथड है। ये क्या करता है? सब क्लियर कर देता है। एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर लिखता हूं, वरना यहाँ पे तो सब क्लियर कर लेगा, तो 0 मिलेगा। जैसे काउंट निकालना हो किसी भी पॉइंट पे, कि भाई कितना काउंट है मेरे कलेक्शन में। जैसे आप डालते रह रहे हो, डालते रह रहे हो, डालते रह रहे हो। अब आपको एकदम याद आया कि मुझे कुछ काउंट निकालना है, कितने काउंट मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी दे रखी है कलेक्शन ने, काउंट करके। तो जैसे काउंट निकालोगे, तो वो काउंट रिटर्न कर देगा। यहाँ पे टोटल 5 थे, 2 रिमूव हो गए, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू आ जाएगी 3। इसके नीचे काउंट निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि क्लियर सब कुछ क्लियर कर चुका होगा। ऐसे ही अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती मेरे कलेक्शन में, कि मान लो आपने खूब सारी वैल्यू डाली, अब आपको चेक करना है कि यार ये वैल्यू क्या मेरे कलेक्शन में है, तो कैसे करेंगे? ओबीजे एरे लिस्ट डॉट कंटेन्स जो भी आपकी वैल्यू है। मान लो मुझे टेस्ट करना है 10 नंबर की वैल्यू मेरे उसमें है या नहीं है, तो कंटेन्स देखो बूलियन रिटर्न करता है। तो ये बूल रिटर्न करेगा, जो बताएगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर 10 नंबर की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी एरे लिस्ट में, तो इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर नहीं करती होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो कई बार हमें चेक करना पड़ता है कि अगर मेरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आप कुछ ऑपरेशन करो। तो ऐसे करते हैं हम, इफ ओबीजे एरे लिस्ट कंटेन दिस, देन अपना कोई मान लो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहा हूं। ऐसे क्यों? क्योंकि इफ के अंदर भी तो कंडीशन ही लगती है, इफ के अंदर भी तो बूलियन ही होता है यहाँ पे कंडीशन में, और ये बूलियन ही रिटर्न कर रहा है। कंटेन्स के मेथड पे जाओगे, किसी भी मेथड पे जाओगे, माउस ले जाओगे, तो बता देगा कि भाई क्या मेरा मेथड है। देखो क्या रिमूव एट क्या बता रहा है? रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स ऑफ एरे लिस्ट। भाई एरे लिस्ट के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव कर देता है, और ये वॉइड टाइप का मेथड है। मतलब कुछ आपको रिटर्न नहीं करेगा, खाली रिमूव कर देगा। लेकिन काउंट देखो क्या है? काउंट एक प्रॉपर्टी है। देखो गेट, मैंने कहा था एक होती है खाली रीड ओनली प्रॉपर्टी, तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, खाली गेट है, इसमें सेट नहीं है। क्या करता है ये? गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट एक्चुअली कंटेन्ड इन द एरे लिस्ट। इस एरे लिस्ट में जितने भी नंबर हैं एलिमेंट के, उसे रिटर्न कर देता है।
उसी तरह से जितने भी मेथड देखने हैं जो ऑलरेडी बना रखे हैं डॉटनेट ने, वो जाके आप चेक कर सकते हो, उस पर माउस ले जाओगे तो बता देगा। ये क्या बता रहा है कि भाई ये डिटरमाइन वेदर एन एलिमेंट इज इन द एरे लिस्ट और नॉट, एरे लिस्ट, ये कोई एलिमेंट उस एरे लिस्ट में है, रिटर्न्स ट्रू इफ इट फाउंड द एलिमेंट इन द एरे लिस्ट, अदरवाइज फॉल्स, अगर नहीं मिलेगा तो फॉल्स, मिल गया तो ट्रू। क्या बात समझ में आ रही है ये? हाँ जी सर, क्लियर। हाँ तो जी। ठीक है, बस इतना ही है। और भी कई सारे इसमें मेथड है, डॉट लगा के देखोगे तो और मेथड का भी है, लेकिन उनका इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं है, इनका फ्रीक्वेंट यूज है। आप चाहो तो और मेथड को भी अपना डॉट लगा लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे आपने देखा यहाँ पे क्लोन देखा, तो देखो क्लोन क्या कह रहा है, क्रिएट अ शैडो कॉपी ऑफ एरे लिस्ट। मान लो एक और एरे लिस्ट बनानी है इसी में से, तो इसको क्लोन भी कर सकते हो, तो सारा डाटा का पूरा इसके इस वाले एरे लिस्ट में कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे और डॉट करके मेथड इसके चेक कर सकते हो, और कोई आपको यूज करना हो तो यूज कर सकते हो, बट मेन मेथड मैंने करा दिया है आपको। बाकी आप डॉट करके अपने आप देखते रहो, जो समझ में ना आए उसे गूगल करके पहले समझने की कोशिश करो, अगर आ गया तो ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है तो सर। ये तो इसमें आपने मतलब इसमें आपने एक क्लास बनाई है, ठीक ठीक है, है। और क्लास के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कुछ वैल्यूज दी हैं, डिफरेंट डिफरेंट ठीक डेटा है। टाइप की, ऐड ठीक करी है। हैं जिसे कहते हैं। देन उसके यस। बाद आपने ये रीड रीड बनाने का कॉन्सेप्ट तो मैं समझ गया, ठीक है, ऐड का भी कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ मैं। ठीक है। और बाकी इसमें क्या परफॉर्म हम कर सकते हैं, क्या क्या लाइक मतलब इन इन मेथड में क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव ऑल कर सकते हैं, वो ठीक है, वो समझ आ गई। बट फिर ठीक है। वही क्वेश्चन मेरा एक ही आ रहा है, इ- ये जो हमने अभी कलेक्शन का प्रोग्राम देखा है, ये हम ठीक है। रियल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब किस जगह यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, कहाँ इसका यूज बहुत, हो सकता है? हाँ ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो रियल लाइफ में क्या है, दोनों बताता हूँ एग्जांपल। रियल लाइफ में आप जाते हो दुकान में सामान लेने, तो एक थैला लेके जाते हो एक बड़ा सा अपने पास, उसी थैले में टमाटर भी रख के लाते हो, उसी थैले में आलू भी रख के रहते हो, उसी थैले में सब कुछ रख के लाते हो। तो ये कलेक्शन क्या है, ये थैला है वो। मार्केट में सब्जी लेने गए तो एक बड़ा सा थैला लेके जाओगे, उसके अंदर सारा सामान रख के लाओगे, तो ये थैला है रियल लाइफ में। अब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करेंगे इसे। प्रैक्टिकल लाइफ में एक, हर जगह कलेक्शन तो बेसिकली हर जगह यूज होना ही होना है। जैसे आप कोई भी चीज मान लो, आप मुझे एक कंपनी के लिए बनाना है, कंपनी पर के मैं लिए ये प्रोग्राम। समझूं, एक मिनट के लिए रोको, मैं ये समझूं जैसे मैं एक अपने लिम्स में यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। उस यूजर को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि भैया यूजर आईडी जो है वो तुम्हारी स्ट्रिंग ही रहेगी, अनिल कुमार। करेक्ट। पासवर्ड जो तुम्हारा है वो अल्फान्यूमेरिक रहेगा, 123 @अनिल। करेक्ट। ठीक है, वो थर्ड चीज ये है कि तुम्हें मैं रोल दूंगा, रोल में तुम सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही कर सकते हो। मतलब मैं जो ये यूजर बना रहा हूँ उसके पीछे कलेक्शंस यूज करके मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ अपने लिम्स के अंदर। करेक्ट, एक तो वो ये भी कर सकते हो, और क्योंकि आपके लिम्स के अंदर एक यूजर नहीं होगा, कम से कम आपके 20-30 जितने भी यूजर यूज कर रहे होंगे वो होंगे, राइट? एक यूजर तो नहीं होगा। 8000। 8,000 यूजर है देखो। अब आपको वो सारे यूजर की डिटेल, मान लो एक पेज है आपको जहां पे उस सारे यूजर की डिटेल दिखानी है, तो कैसे दिखाओगे? आप कोई ना कोई कलेक्शन लोगे, उसके अंदर सारे यूजर को फिल करोगे, और फिर उसे फ्रंट एंड पे दिखाओगे, क्योंकि एक एक, और ये कहीं कहीं पे यूजर जो है वो कहीं डाटाबेस में सेव है, बिल्कुल। तो वो डाटाबेस भी बेसिकली एक कलेक्शन ही है। डाटाबेस कैसे अपने अंदर इतने सारी वैल्यू सेव कर ले रहा है, वो भी एक कलेक्शन है, वो टेबल्स हैं। टेबल्स क्या है, रोज और वैल्यूज का कलेक्शन है। रोज एंड लेकिन कॉलम को करना। रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन है, लेकिन वो सीधा डाटाबेस की जो टेबल है, सीधा उसे फ्रंट एंड पे नहीं दिखा सकते हम। अगर कोई पेज होगा जहां पे आपके सारे लिम्स के सारे होगा, डेफिनेटली होगा, जहां पे लिम्स के सारे यूजर देख सकता है कोई बंदा जाके कि कौन कौन से यूजर हैं, तो उस पेज में वैल्यू कैसे दिखेगी? कि भाई डाटाबेस तो दूसरी टेक्नोलॉजी है, वहां पे टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, उसको मैं फ्रंट एंड में लाऊंगा, और किसी ना किसी एक कलेक्शन के अंदर डालूंगा, और उस कलेक्शन के थ्रू सारी वैल्यू मैं
अपने यूआई पे दिखाऊंगा। तो Yes. फ्रंट एंड में उन सारी वैल्यू को होल्ड करने का जिम्मा कलेक्शंस का होता है। अब Definitely. अभी आप पढ़ रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलेक्शन, जिस तरह के कलेक्शन की आपको जरूरत होगी उस तरह का कलेक्शन आप यूज कर लोगे वहां पे। अभी तो खाली डिफरेंट कलेक्शंस पढ़ रहे हो, तो वन ऑफ द कलेक्शन उसमें से एरे लिस्ट है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, कि मतलब रियल की एक्चुअल में कहाँ पे यूज आएगा। बट अभी जब आप, मैं आपको जब प्रोजेक्ट कराऊंगा तो उसमें आप देखोगे कि आप सारी जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो एक्चुअल में यूज करने जा रहे हो आप। तो ये कलेक्शन ठीक हो है गया। अभी समझ लो, अभी एक जंग, वही मैं शायद बताइए एग्जांपल देता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अभी तो जैसे आप जंग लड़ने जाते हैं तो अभी आप एक एक हथियार चलाना सीख रहे हो, कि चक्कू चलाना सीख रहे हो, एक छोटी बंदूक चलाना सीख रहे हो, बड़ी बंदूक चलाना सीख रहे हो। फिर जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका मतलब है कि अब आप सब कुछ सीख चुके हो, अब आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है कि एक वॉर कैसे लड़नी है, तो वो प्रोजेक्ट बनाना होता है। अच्छा, हर एक चीज का आविष्कार होता है कि पिछले वाले में कुछ कमी रह जाती है तो इसलिए नई चीज आती है। अगर पिछला वाला बिल्कुल परफेक्ट होता तो नई चीज कभी ना बनती। अगर साइकिल बिल्कुल परफेक्ट होती तो मोटरसाइकिल ना आती। मोटरसाइकिल परफेक्ट होता, कि मोटरसाइकिल में क्या दिक्कत थी भाई, दो ही लोग बैठ सकते हैं, तो गाड़ी ना आती, कार ना आती। कार परफेक्ट होती तो बस ना आती, बस परफेक्ट होती तो रेल ना आता, रेल परफेक्ट होता तो एरोप्लेन ना आता। ऐसी नई नई चीजें कब आती हैं, जब पुरानी चीज में हमें कुछ कमी लगे, कि यार इसमें ये कमी है भाई, परफेक्ट नहीं है ये। तो एरे लिस्ट में क्या था, कि आप वैल्यू इंसर्ट तो धड़ल्ले से कर लो, जो उस मर्जी की वैल्यू इंसर्ट कर लो, बड़ा आसान काम था। रीड करते वक्त अब बहुत सारी वैल्यू उसमें अगर आपने इंसर्ट कर दिया और आप रीड कर रहे हो, तो बेसिकली ये कैसे काम करता था, अगर इसे रियल टाइम में मैं लेके चलूं, तो रियल टाइम में समझ लो हमारी लाइन 100 बच्चे हैं हमारे घर में, घर में नहीं मतलब कहीं पे भी 100 बच्चे पढ़ते हैं, सबको मैंने एक एरे लिस्ट में डाल दिया। क्या मतलब क्या है, सबको मैंने एक लाइन से खड़ा कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं अनुज को बुला के लेके आओ। जब मैं डाटा रीड करता हूं तो कैसे रीड होता है ये समझो, एरे लिस्ट में कैसे डाटा रीड होता है। तो मैं बोल रहा हूं अनुज को बुला के लेके आओ, तो वो क्या करेगा, 100 बच्चे लाइन से खड़े हैं, पहले बच्चे को बोलेगा भाई तेरा नाम अनुज है, बोलेगा नहीं नहीं मेरा नहीं है। दूसरे से पूछेगा भाई तेरा नाम अनुज है, कहेगा नहीं नहीं मेरा नहीं है। ऐसे ही तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, फिर मान लो 70वें नंबर पे अनुज मिल गया, उससे पूछेगा भाई तेरा नाम अनुज है, कहेगा हाँ हाँ मेरा नाम अनुज है, तो कहेगा आजा आजा तेरे को बुला रहे हैं। तो ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। जब हम रीड करते हैं तो ये एरे लिस्ट स्लो रीड करता है, क्यों, क्योंकि भाई एक एक करके पूछता रहता है कि भाई तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है, फिर जाके बताता है। जैसे एक किताब मान लो हम लिखते हैं, एक बुक है, उस बुक में पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां चैप्टर है। अब मुझे पांचवें चैप्टर पे जाना है, तो मैं एक एक पेज आगे बढ़ा बढ़ा के पांचवें चैप्टर पे पहुंचता हूं, ये एरे लिस्ट करता है। लेकिन एक्चुअल में किताब में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जिससे हम जल्दी से पांचवें चैप्टर पे पहुंच जाए, उसके लिए बुक में एक चीज इंडेक्सिंग। होती है, क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्सिंग। करेक्ट, इसलिए उसमें होती है इंडेक्सिंग। तो कहीं पे भी अगर आपको रीड रीड करने की पावर को बढ़ाना है, कि भाई जल्दी से वो वैल्यू गेट कर ली मैंने, तो आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। वो ये कंसेप्ट यही बुक वगैरह से लिया गया है, कि आप बुक में देख लो या फिर डॉट नेट में, डाटाबेस में, किसी भी टेक्नोलॉजी में, अगर आपको रीड करने की क्षमता को बढ़ाना है तो इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो यहां पे हैश टेबल भी नया कलेक्शन आया, उसने कहा यार एरे लिस्ट में डाटा डालना तो आसान हो रहा है पर रीड करने में मुश्किल हो रही है, तो हमें कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो रीड करने में आसानी लेके आए। तो फिर हम लेके आए हैश टेबल, और हैश टेबल में क्या होता है, आप सिर्फ आप सिर्फ वैल्यू नहीं डालते, आप दो चीज डालते हो, एक इंडेक्स और दूसरा वैल्यू। तो इंडेक्स की मदद से आप कोई सी भी वैल्यू रीड कर सकते हो। कि अब क्या हो गया, मान लो वही 100 बच्चे खड़े हैं, सबको एक यूनिक इंडेक्स दे दिया, यूनिक नंबर दे दिया सबको। अब बोलना है अनुज, अब हम ये नहीं बोलेंगे अनुज को ढूंढ के लेके आ, हम बोलेंगे भाई मान लो इंडेक्स 1 2 3 4, ऐसी फिलहाल के लिए समझ लो आसानी के लिए, कि मैंने इंडेक्स में 1 2 3 4 नंबर ही दे दिया।
1 पे श्याम लिख दिया, 2 पे राम लिख लिया, ऐसे अलग अलग नाम नंबर पे अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग नाम लिख दिए। तो ऐसे मान लो 17वें नंबर 70 दिया था मैंने अनुज को, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा भाई अनुज को लेके आ, बोलूंगा 70 नंबर किसका है, खड़े हो जाओ। तो अनुज हाथ उठाएगा, भाई मेरा है, मैं हूं 70 नंबर वाला। तो अब वो मैं 70 तक पहुंचने की जगह सीधा अनुज तक पहुंच गया और सीधा उसकी वैल्यू मैंने रीड कर ली। तो रीड करना, गेट करना वैल्यू को आसान हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे बुक में अब मैं एक से पहले चैप्टर से शुरू नहीं करता कि पहले चैप्टर से शुरू करूं और 5वें नंबर पे जाऊं। सीधा देखता हूं 5वें नंबर कौन से पेज नंबर पे है, उसी पेज नंबर पे धड़ाम से पहुंच जाता हूं या नहीं पहुंच जाता। बिल्कुल सही सर। पहुंच जाते थे। ठीक है, तो अब इसमें यही कंसेप्ट है हैश टेबल का। कैसे बनेगा, सेम वही है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बाकी सब है, सब कुछ सेम है, खाली इसमें ये समझ लो, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बताऊंगा क्योंकि खाली इसमें क्या डिफरेंस है कि अब आपको ऐड करते हुए एक इंडेक्स की एक की देनी पड़ेगी, एक वैल्यू। अब की भी ऑब्जेक्ट टाइप की है, किसी भी तरह की दे सकते हो, चाहे इंटीजर दो, चाहे स्ट्रिंग दो, चाहे कुछ भी दो। वैल्यू भी ऑब्जेक्ट टाइप की है, किसी भी तरह की वैल्यू भी दे सकते हो। तो अलग अलग की दे देंगे, अलग अलग वैल्यू दे देंगे। सिंप्लिसिटी के लिए खाली इंटीजर और स्ट्रिंग की दे रहा हूं, बाकी आपके हाथ में, आप किसी भी डेट टाइम इट टाइम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या डालते हैं, ट्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, वैल्यू भी के साथ साथ एक इंडेक्स भी स्टोर कर लिया। अब जब यहाँ पे रीड करूंगा मैं, लग रहा है एक हम खा गए, ये तो इसे एक और लगा देता हूं। अब जब रीड करेंगे तो कैसे रीड करना है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग यहाँ पे भी होगी। ये सारे कलेक्शन जो है ना, ये जितने भी कलेक्शन हम पढ़ रहे हैं, हैश टेबल, एरे लिस्ट, इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि कौन से नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनमें बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग तो करनी ही पड़ती है। तो अनबॉक्सिंग तो करनी ही पड़ेगी मुझे। जैसे पहली वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहां पे क्या देना है मुझे, ऑब्जेक्ट की देनी है। अब मैं इंडेक्स नहीं दूंगा, वहां पे इंडेक्स देता था, यहां पे जो इसकी की है वो दूंगा। तो इसकी की है 1। दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, इंटीजर है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसकी की क्या है, की 2 है इसकी। अगर मैं इंडेक्स देता तो वो बुरा मान जाता, एरर दे देता। तो इसलिए मुझे की टू जो की है वो देनी पड़ेगी। वहां पे इंडेक्स देते थे, याद रखना, इंटरव्यू में पूछेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वहां पे रिट्रीव करते वक्त इंडेक्स देते हैं, यहाँ पे की देते हैं, जो भी आपने की डाली। और की किसी भी तरह की हो सकती है, ऑब्जेक्ट टाइप की हो सकती है, तो आपके ऊपर है। मैंने तो यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर ही ले ली, आप कुछ भी ले सकते हो। कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, इसकी की क्या है, टू बूल वैल्यू 4, कन्वर्ट डॉट टू बूल, इसकी की क्या है, 3 है। तो इस तरह से इसे रीड करेंगे। अपडेट करना होगा तो भी सिंपल है। आप कैसे अपडेट करोगे, की के बेसिस पे। मान लो मुझे की 2 में अब कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करनी है, 10 की जगह 100 सेव करना है, तो इस तरह से अपडेट कर देंगे। यहां पे इंसर्ट इंसर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई इंडेक्स का तो सीन ही नहीं है। आप तो की पे खेल रहे हो ना, यहाँ पे की पे खेल रहे हैं हम लोग। तो इंडेक्स इसलिए यहाँ पे
इंसर्ट नहीं कर सकते कि कहीं बीच में इंसर्ट कर दिया। बीच में अपडेट कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर की को नाम देना पड़ेगा और आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब अपडेट किया है तो डिलीट भी करेंगे। डिलीट के लिए क्या है, सारे वही वाले हैं। रिमूव है तो आपको रिमूव में की देनी पड़ेगी। अच्छा, रिमूव में तो खाली शायद वैल्यू होगा ना, नहीं की है, रिमूव में की देनी पड़ेगी। तो मान लो अगर मैं की 2 को रिमूव करना चाहूं तो यहाँ पे की 2 दे दी, और डॉट रिमूव एट करके कोई नहीं है, क्योंकि रिमूव एट किसके काम आता था, इंडेक्स के काम आता था। तो आप रिमूव एट नहीं कर सकते। सब कुछ क्लियर करना होगा तो सब कुछ क्लियर कर सकते हो। और डिलीट से पहले अगर आपको काउंट वाउंट रीड करना हो तो वो तो आप कर ही सकते हो, जैसे उसमें कर सकते थे। जल्दी जल्दी बता दें क्योंकि सब कुछ सेम था, खाली इसमें इंडेक्स एडिशनल जाएगा। और अगर कंटेन्स देखना हो तो इसमें भी कंटेन्स है। अच्छा, इसमें कंटेन मल्टीपल टाइप के हैं। देखो, एक कंटेन है जो की मांगेगा, चेक करेगा कि क्या 10 नंबर की एग्जिस्ट करती है। चेक करेगा क्या 10 नंबर की एग्जिस्ट करती है। आंसर है नहीं, फॉल्स, नहीं करती। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 3 तरह की कंटेन्स मेथड है। एक कंटेन्स की करके, कंटेन्स तो कंटेन्स की बेसिकली दोनों एक ही काम कर रहा है। दो मेथड इन्होंने बना दिए सेम ही काम के लिए। जो इसका मतलब क्या है, डिटरमाइंस वेदर द हैश टेबल कंटेन्स अ स्पेसिफिक की। उसका क्या है, वेदर द हैश टेबल कंटेन्स अ स्पेसिफिक की। तो दोनों एक ही काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे कंटेन्स की के साथ कंटेन्स वैल्यू करके भी मेथड है। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 10 नंबर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फिलहाल हमने अपडेट कर दी है, 10 को 100 कर दिया है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। बट 100 कर देते हैं जिससे एक में तो एटलीस्ट ट्रू आए, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो दो दो तरीके से कंटेन्स चेक करते हैं। ये दोनों तो एक ही मेथड है, दो बस अलग अलग मेथड बना दिए। ये दोनों की को चेक करते हैं, और ये क्या करता है, वैल्यूज को चेक करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका है कि अगर आपको देखनी है कि मेरे अंदर सारी कीज कितनी पड़ी हैं, तो आप उसे भी प्रिंट करा सकते हो। वो भी ऑब्जेक्ट होता है ना। डॉट कीज, डॉट कीज जाओगे, मेरी टेबल डॉट कीज में सारी कीज पड़ी होंगी। आपने एक एक करके रीड किया, और जो भी आपको करना है, मैं तो सिंपलिसिटी के लिए बस प्रिंट करा दे रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो। उसी तरह से वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हो। तो डॉट कीज, अगर हैश टेबल के ऑब्जेक्ट डॉट कीज देखोगे तो ये क्या है, कलेक्शन है कंटेनिंग द कीज इन द हैश टेबल। सारी कीज उसमें आ जाएंगी, और डॉट वैल्यूज में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप चाहो तो सारी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया हैश टेबल। करंट ऑपरेशन हैश टेबल का हो गया। कुछ एडिशनल चीजें दे रखी हैं क्योंकि इसमें की और वैल्यू दोनों हैं, तो कुछ चीजें तो नहीं रही इसमें, जैसे रिमूव, एट, इंसर्ट, बिटवीन, ये सब चीजें नहीं है। बट एडिशनल चीजें क्या है, सारी कीज प्रिंट करानी है तो वो भी करा सकते हो, सारे वैल्यूज प्रिंट करानी है तो वो अलग से भी प्रिंट करा सकते हो। और कंटेन्स में भी आप अलग से कीज को भी चेक कर सकते हो, और वैल्यू को भी चेक कर सकते हो। किसी को कोई डाउट इसमें या परेशानी तो बताओ। क्लियर है? क्लियर है सर, एक बार थोड़ा सा रिवाइज रिव्यू करना करना, पड़ेगा। रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। है तो दोनों सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस माइनर से इसमें डिफरेंट। इंडेक्स, हाँ इंडेक्स एडिशनल है, सॉरी की एडिशनल है। तो आप इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई दोनों में से कौन से किसको कब यूज करोगे, तो आंसर सिंपल है। अगर आपका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जहां पे आपको बहुत सारी वैल्यू इंसर्ट तो करनी है, बट रीड बहुत ऑफर नहीं करनी, बहुत फ्रिक्वेंटली आपको उसमें से रीड नहीं करना, आपने लाके डाल दिया बस। जैसे होता है ना, अपना स्टोर रूम होता है,
तो स्टोर रूम में आप सामान डाल देते हो, बार बार निकालते नहीं हो बहुत फ्रीक्वेंटली, तो वहां पे एरे लिस्ट लोगे। पर जहां पे आपको लगता है बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे रीड ही रीड करना है, कि जैसे अपने कपड़े हो गए, आपने अपने शेल्फ में कपड़े डाले, अब बार बार आपको कपड़े निकालने हैं, तो वहां पे हैश टेबल यूज करना है। क्लियर? क्लियर सर, करते हैं रिव्यू इसको। हाँ। अब सर आता ये है, जो हाँ पूछो पूछो। सर ये जो आपने अपडेट वाला ऑप्शन बताया था जिसमें हम अपडेट करते हैं क्रूड ऑपरेशन में, तो ठीक ये है। भी सेम वैसे इसमें भी वही वाला ऑप्शन यूज होगा ना, स्टैक और हीप वाला मेमोरी में? मतलब प्रीवियस जैसे अपडेट कर दिया तो प्रीवियस जो मेमोरी पड़ी होगी वो डिलीट कर देगा? हाँ, नहीं डिलीट नहीं करता। अपडेट का मतलब क्या है, उसी मेमोरी पे नई चीज ऐड कर देगा। तो अपडेट का मतलब मतलब हम तो ये, दोबारे दोबारे कॉल करेंगे तो वही वाली आएगी राइट, जो अपडेट की है, पुराने वाली नहीं आएगी ना? करेक्ट, पुरानी वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये आएगी। अभी मैं डिबग करके दिखाऊंगा, उसकी टेंशन ठीक है। मतलब, ये सब डिबग करके देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है, तो एक बार चारों ऊपर बता दूं, फिर चारों को एक साथ डिबग कर लेंगे एक बार। ठीक है बट सर। हाँ, बट आंसर यही है कि भाई जो अब पुराने में जहां पे वैल्यू पड़ेगी वो अपडेट होके उसमें 100 आ चुका होगा। ओके सर। अब आता है स्टैक, इसके बाद एक और है क्यू। आसान आसान है तो इसलिए फास्ट हो जाएगा, इसलिए चारों में आज खत्म करवा दूंगा। स्टैक ऑपरेशन क्या होता है भाई, एक फॉर्मूले पे काम करता है ये। आपने स्टैक देखा होगा, अगर आपने अपने एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, दूसरी के ऊपर तीसरी किताब, तीसरी के ऊपर चौथी के ऊपर पांचवी ऐसे लगा रखी है लाइन से, तो अगर आपको अब मैं बोलूंगा कि जाके किताब निकालो एक, तो आप क्या निकालोगे, जो सबसे लास्ट में आपने लगाई होगी सबसे ऊपर वाली, वो सबसे पहले उतारोगे, राइट? हालांकि आप चाहो तो उठा उठा के ऐसे बीच से भी निकाल सकते हो, बट एक जनरल वे में क्या होगा कि जो सबसे लास्ट में किताब रखी होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज रख दी मैंने, जो सबसे ऊपर वाली चीज होगी वो सबसे पहले निकलेगी। क्लियर? तो ये इसी क्लियर फॉर्मूले सर। को फॉलो करता है, LIFO, लीफो। लास्ट इन लीफो का फर्स्ट मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि भाई इसमें ना तो आप बीच में से कोई वैल्यू निकाल सकते हो, ना ही बीच में कोई वैल्यू डाल सकते हो। इसमें जो लास्ट में जो वैल्यू निकाली है वही फर्स्ट सबसे पहले आउट होगा। चलो देखते हैं। स्टैक ओबीजे स्टैक बनाएंगे। पुश, इसमें वैल्यू डालने के लिए क्या होता है, पुश होता है। कोई भी तरह की वैल्यू डाल सकते हैं, उसमें तो हमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन का पार्ट है। सारे कलेक्शन के अंदर कोई सी भी तरह की वैल्यू डाल सकते हैं। सारे कलेक्शन का मतलब सारे जो सिस्टम डॉट कलेक्शन का पार्ट है उनके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा जेनरिक, ये इनसे भी एडवांस है, और एक्चुअली लाइफ में आप ज्यादातर यही वाले यूज करोगे। पर कंसेप्ट इनका भी पता होना बिल्कुल क्लियर जरूरी है आपको, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बनाए गए हैं वो। अगर आपको नॉर्मल कार नहीं पता होगा कैसे चली, तो आप मेन रेसर कार या BMW कार, एडवांस कार को नहीं समझ पाओगे। तो पुश कर इंसर्ट करने का यहाँ पे क्या होता है, पुश कर दिया। पुश करेंगे तो ये एक को पुश किया, टेस्ट को किया, डेट टाइम को किया, ये। और टू गेट वैल्यू हमें क्या करना पड़ता है, पॉप। तो बताओ अगर पॉप करूंगा तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकलेगी? ट्रू। ट्रू, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई लास्ट में सबसे पहले हमने वो डाली है, तो सबसे पहले निकलेगी ट्रू। अच्छा, पॉप क्या करता है, रिटर्न्स वैल्यू एंड डिलीट इट, रिटर्न करके डिलीट भी कर देता है। रिटर्न करके डिलीट कर देता है, याद रखना है आपको। तो अब सेकंड नंबर पे करूंगा पॉप, तो कौन सी वैल्यू निकलेगी? अब फिर डरी टाइम, डेट टाइम। डेट करेक्ट, टाइम। डेट टाइम। ऐसे ही थर्ड नंबर पे स्ट्रिंग, टेस्ट, हाँ। फिर वन। और चौथे नंबर पे हमारी निकल जाएगी इंटीजर।
int 32। तो एट द एंड अगर यहाँ पे मैं अब ये करता हूं तो क्या आएगा, स्टैक काउंट में कुछ क्या नहीं पड़ा आएगा, होगा? कुछ नहीं होगा। करेक्ट, क्योंकि सब आपने निकाल निकाल के डिलीट भी कर दी, इसलिए यहाँ पे काउंट होगा 0। तो कोई ऐसा तरीका है कि भाई निकाले तो सही लेकिन डिलीट ना करे? तो है, पीक है। तो अगर पीक करता हूं तो कौन सी वैल्यू निकालेगा? ट्रू। करेक्ट, ये निकालेगा भाई ओबीजे स्टैक डॉट पीक। पीक क्या मेथड है? जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू निकालता तो है, डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में, रिटर्न्स वैल्यू बट डू नॉट डिलीट इट। डिलीट। सेकंड करूंगा तो क्या निकल आ जाएगी वैल्यू? डेट टाइम। तुम बताओ अनिल। डेट टाइम सर। अच्छा, गलत जवाब, वो मैंने जानबूझ के डेट टाइम लिख दिया। अब ये डिलीट ही नहीं करेगा और ये बोलता है ओ भैया सॉरी, लास्ट हाँ, जो पड़ी है वही आती रहेगी। तो यस जब वो यस यस, डिलीट ही नहीं कर रहा तो लास्ट में तो हमेशा ट्रू ही मिलेगा ना उसे। राइट तो मैं चाहे राइट। उसे एक बार लिखूं, चाहे 2 बार लिखूं, चाहे 50 बार डॉट पीक करता रहूं, हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेगी? लास्ट इन। लास्ट वाली। अच्छा, पीक मेथड है ना। तो भाई कैलकुलेट करो। तो पीक हमेशा आपको एक ही वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, क्योंकि वो डिलीट ही नहीं कर रहा, वो खाली रिटर्न कर रहा है। और जब तक इसमें से कोई नई वैल्यू निकलेगी नहीं, डिलीट नहीं होगी, तब तक वो ऊपर की वैल्यू आप कुछ नहीं कर सकते। ना वहां पे अपडेट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ पॉप पुश और पीक कर सकते हो। और पीक हमेशा लास्ट वैल्यू देता रहेगा, इसलिए पीक हमेशा फाइनल वैल्यू देता रहेगा। हाँ, अगर आपने पहले पॉप कर लिया उसके बाद पीक किया तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉप करते रहोगे तो वैल्यू रिटर्न भी करता रहेगा, डिलीट भी करता रहेगा, तो आपको हमेशा एक एक करके लाइन से वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एट द एंड यहाँ पे काउंट करोगे तो 0 आएगा, और पीक के बाद काउंट करोगे तो जितना काउंट पड़ा होगा उतना ही आएगा, क्योंकि उसने कुछ डिलीट विलीट नहीं किया होगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। बाकी सारे मेथड सेम है। कंटेन वनटेन्स इसमें एग्जिस्ट करता है, बीच में नहीं होता, तो अपडेट अपडेट नहीं कर सकते आप बीच में, पुश कर सकते हो खाली, अपडेट नहीं कर सकते। डिलीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर करना हो तो हालांकि ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा पॉप के बाद, लेकिन अगर आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो। और ओबीजे कंटेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो, ये सब चेक कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में कहीं इंसर्ट इंसर्ट करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो ऐसे करके मैं ये कर दूं, यहाँ पे कुछ वैल्यू देके यहाँ पे कुछ डाल दूं, तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टैक है, उसे वहीं पे यूज करना है जहां पे आपको लीफो वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। अगर नहीं करना फॉलो तो आपको वो इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर है? कोई डाउट? ये तो सिंपल ही था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ऊपर वाले समझ गए हो तो। अब स्टैक का ही भाई है, क्या है भाई? फीफो। फीफो की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। इन फर्स्ट आउट। अब बैंक की लाइन में खड़ा हुआ है बंदा, तो सबसे सुबह सुबह एक बंदा 5 बजे आ गया, एक बंदा 9:30 बजे आया, 10 बजे बैंक खुलेगा, तो पहले 5 बजे वाला बंदा जाएगा या 9:30 बजे वाला? 5 बजे। 5, तो जो पहले लगा है भाई वही जाएगा क्यू में। तो ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसर्ट करने के लिए एनक्यू कंट्रोल जेड कंट्रोल सी वी वी, फिलहाल के लिए खाली इंटीजर ही इंसर्ट कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, वरना बार बार कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, हालांकि कोई रोक टोक नहीं है, बट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे होता है एनक्यू, और सेम उसी की तरह डीक्यू होता है
डिलीट। डिलीट के लिए कि मतलब पहली वैल्यू बताओ, पहली वैल्यू कौन सी आएगी इसमें? रीड करेगा तो इंटीजर। नहीं, इंटीजर तो आएगी, सारी इंटीजर डाल वन रखी है वन मैंने। वन करेक्ट, वन। 1 आएगी, 1 आएगी। मेथड का नाम है DQ। सेम ऐसे इसमें भी पीक होता है। पीक करेंगे तो क्या आएगा? पहली वन वन वैल्यू दे वन। देगा, टॉप वैल्यू। हर बार कौन सी वैल्यू आएगी फिर जब पीक करूंगा तो? टॉप वैल्यू। करेक्ट, हम हर बार आपको 1 1 1 मिलता रहेगा, कितनी बार भी पीक करता रहूं। बहुत फ्रिक्वेंटली ये स्टैक की यूज नहीं होंगे, बट कई बार आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि जहां पे यूज करना ही पड़े, तो वहां पे यूज कर सकते हो। बाकी काउंट वाउंट यहाँ पे भी है, क्लियर विलियर यहाँ पे भी है, कंटेंट्स वगैरह यहाँ पे भी है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये 4 मेन कलेक्शन हो गए जो कि हम यूज करते हैं या फिर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बस इतने ही कलेक्शन। अब एक जल्दी से क्या कर लेते हैं, डिबग करके देख लेते हैं। और एक एरे कलेक्शन डिबग कर लेता हूं, बाकी आप घर पे बैठ के आराम से डिबग करके समझना, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। एक कर लेते हैं जिससे जो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप समझ जाओ यहाँ पे बिल्कुल। यहां से डिबग करना शुरू करते हैं, अपनी डेट डाल देते हैं 26 मार्च 2024। क्या करेंगे भाई, अपना कलेक्शन एग्जाम्पल लेंगे, कॉल लिख देता हूं उसको खाली। ऑब्जेक्ट बना दिया, कॉल डॉट एरे लिस्ट कलेक्शन को कॉल किया, एरे अपना डिबगर लगा दिया। हर को काम जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना, डिबग करके जरूर देखना है, क्योंकि ये समझ लो प्रोग्रामर का जो सबसे बड़ा हथियार है वो डिबग है। जिसे डिबग करना आए वही एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, क्योंकि आप डिबग से पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, प्रोग्राम में कैसे चल रहा है, आपने कहीं गलती की है तो कहाँ पे गलती की है। कितना भी बड़े से बड़ा चैंपियन, अगर आइंस्टाइन जी भी आ गए और वो भी कोडिंग कर रहे होंगे, तो उनके कोड में भी गलतियां निकलेंगी ही निकलेंगी। तो जो गलतियां निकलती हैं उन्हें पकड़ने के लिए डिबग होता है। तो अगर डिबग नहीं कर किया आपने, डिबग की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो कभी भी एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। F11 कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट बन गया, काउंट 0 है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनने से पहले भी अगर चेक करता मैंने किया नहीं तो नल होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। अभी ऑब्जेक्ट बन गया है, काउंट आ रहा है 0, एक इंसर्ट कर दिया, काउंट आ गया 0 पे, 0 वाले इंडेक्स पे 10 आ गया। चारों इंसर्ट कर दिए, 0 पे 10, टेस्ट ट्रू, ये चेक कर सकते हो आ गया। कैसे टेस्ट करते चेक करते हैं, उस पे माउस ले जाओ, यहाँ पे छोटा सा ये एरो आएगा, इस एरो पे क्लिक करोगे तो सारे डाटा दिख जाएगा आपको। आप क्या किया, हमने एक एक करके वैल्यू रीड की। पहली वैल्यू में आ चुका होगा 10, ये देखो वैल्यू 1 में 10। वैल्यू 2 में अभी पड़ा है नल, क्योंकि जब तक डिबगर इस पे रहता है तब तक इसका मतलब है वो नेक्स्ट लाइन डिबग होगी, अभी हुई नहीं है, होगी। अब हो गई, अब इसके अंदर वैल्यू पड़ गई होगी टेस्ट। ऐसे ट्रू और डेट टाइम आ गया होगा इसके अगले वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे आ गया ट्रू, और फोर्थ में आ गया डेट टाइम। यहाँ पे सिंगापुर में भी 10:44:58 हो रहे हैं, तो ये टाइम आ गया। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या अपडेट कर दिया, 100। अभी देखो एरे लिस्ट में चेक करूंगा तो दूसरे नंबर पे अभी ट्रू पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने इसे अपडेट किया, अब 100 हो चेक गया। करूंगा तो दूसरे नंबर पे 100 हो गया। बट इसने अपडेट किया है, इंसर्ट इंसर्ट नहीं किया बीच में, अभी भी काउंट हम्म 4 ही है। हम्म। अब लेकिन इंसर्ट कराया हमने बीच में, पहले इंडेक्स पे पारस डाल दिया। पहले इंडेक्स पे पारस दिया तो मैंने कहा बाकी को ढकेल देगा, तो पहले पे पारस हो गया, बाकी को उसने ढकेल दिया, नीचे नीचे कर दिया। और पहले वाला इंडेक्स पे था वो दूसरे पे पहुंच गया, दूसरा वाला तीसरे पे, तीसरे वाला चौथे पे। और काउंट अब पास हो रिमूव, गया। करेक्ट, अब रिमूव किया, तो रिमूव किया तो टेस्ट रिमूव चला गया होगा, मैंने कहा था रिमूव भी ऊपर खिसका देगा, तो टेस्ट गायब हुआ, अभी बाकी का ऊपर ऊपर आ गए। तो ये डायनेमिक है, ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है।
एरे में ये सब ऑटोमेटिकली नहीं हो पाता था। अब बोल दिया रिमूव करना है, दूसरे इंडेक्स पे जो भी है उसे रिमूव कर दो, तो काउंट बचा है 3। तो दूसरे पे कुछ हमारा ट्रू वगैरह इस तरह का कुछ था, वो डिलीट हो गया। अब पूछ रहा है काउंट कितना है, अभी काउंट पड़ा होगा 0, क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। एग्जीक्यूट कर दिया, काउंट आ गया 3, क्योंकि हमने चेक किया भाई 3 ही डाटा पड़ा हुआ है। चेक करेगा क्या कंटेन्स इसके अंदर 10 नंबर की वैल्यू कंटेन्स करती है, हाँ करती है, तो उसने कंटेन्स को रन कर दिया। चेक करते हैं करती भी है नहीं करती थी, हाँ भाई सबसे ऊपर 10 वैल्यू ही पड़ी है, करती है। क्लियर क्या करेगा, सब कुछ क्लियर कर देगा। आप चेक करेंगे तो दोबारा से आ गया 0, नल बटे सन्नाटा। काम आपका खत्म और हो गया पूरा डिबग। जो मैंने जैसे जैसे बताया था वैसा वैसे ही हुआ, उसके अलावा कुछ अलग से तो नहीं हुआ। कोई बात क्लियर हुई या कोई डाउट इन कलेक्शंस में? पर ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी अपने आप डिबग कर लोगे या बाकी भी डिबग कर करके दिखाऊं? नहीं नहीं, बाकी तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो तो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें प्रॉपर वे में। हाँ, कम से कम मतलब पहले तो जो मैं प्रैक्टिस करने का एक आसान तरीका क्या होता है, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे एक सिंपल जो मैंने लिखा है उसी घर जाके सेम वीडियो देख देख के या तो कर लो, या वीडियो देख के एक बार अपने आप सेम वही लिख लो। फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाओ कि भाई कलेक्शन, इसको मैंने तो ये सिंपल वैल्यू डाल दी, अब आप क्या बनाओ, मोबाइल फोन कलेक्शन। फिर कोई दूसरा बनाओ स्टूडेंट कलेक्शन। जैसे तुम्हारे में यूजर हैं तो यूजर कलेक्शन बनाओ। ऐसे अलग अलग तरीके के कलेक्शन बनाओ और उसके अंदर उन्हें निकाल के उनमें इंसर्ट करा के ये सब वैल्यू चेक करो। सर कर एक बार लोगे? एक बार इस प्लस को हैश टेबल वाले प्लस को खोलिए एक बार, जरूर एक चीज पूछनी है, सिली सा हाँ क्वेश्चन है बताओ। वैसे। हाँ कोई नहीं। ये पब्लिक वाइड हैश टेबल कलेक्शन, दिस हैश टेबल कलेक्शन इज व्हाट मेथड? हाँ ये तो एक मेथड है, मैंने एक मेथड इसलिए बना दिया कि ताकि एक कलेक्शन का सारा ऑपरेशन इसी मेथड में मिले आपको। ठीक है, ये और मेथड है, हमको, बस ये हाँ ये मेथड है। मेथड है, करेक्ट। ये वाली लाइन थोड़ा सा, इस वाली लाइन को हैश टेबल ओबीजे हैश टेबल इक्वल टू न्यू, ये वाली लाइन मेरे को समझा दीजिए, ये क्या किया आपने इस लाइन में? ठीक है, अब कलेक्शन जैसे हमें मिलते हैं तो उस, ये एक कलेक्शन है जो डॉटनेट ने बनाया है। तो डॉटनेट ने क्या बनाया है, मतलब डॉटनेट ने एक क्लास बना दी है हमारे लिए, हैश टेबल नाम की एक क्लास है, क्लास बनाई है। हाँ ये डॉटनेट ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। जैसे हम ओके, अपनी क्लास बनाते हैं, उस क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी मेथड हमें यूज करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। राइट, अपनी आज तक अपनी क्लास में हम यही करते हुए आए हैं ना, कि कुछ हाँ भी हाँ हमें हाँ, वो यूज तो करना था ऑब्जेक्ट बनाया। सेम उसी तरह से अब डॉटनेट की क्लास है ये कलेक्शन क्लास, इसका समान यूज करना था हमें, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसमें अलग अलग मेथड है, ये ऐड एक मेथड है, देखो हर नहीं, वो चीज एक ठीक है, वो मेथड ठीक है। है सर। मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा था, दिस इज क्लास, HASHTABLE, दिस इज करेक्ट, क्लास। ये हैश टेबल एक क्लास है जो डॉटनेट की बनाई हुई क्लास है। हमें उसके उसके अंदर सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना था, और हमें ये पता है कि किसी भी क्लास के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने बस उस हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, और किसी को कोई डाउट या और क्वेश्चन? सर ये जो क्रूड ऑपरेशन है ये हम नॉर्मल एरे में नहीं कर सकते ना? नहीं, नॉर्मल एरे में भी करते हो आप, नॉर्मल एरे में भी आप क्रिएट करते हो, रीड करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। ओके, फिर ठीक। ऑपरेशन तो हर नॉर्मल कलेक्शन में भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल एरे में ये खासियत नहीं है ना। जैसे इसमें जो खासियत बताया था ना, क्या दिक्कत थी उसमें, ये जो दो इंडेक्स, दिक्कत थी, हाँ कि हाँ। भाई आपको शुरू में ही मेमोरी बता दो कि 10 मेमोरी ऑल लेनी टाइप है। ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेटा के डाटा टाइप और डायनेमिक इंक्रीज ऑफ मेमोरी। करेक्ट, तो ये दोनों उसमें प्रॉब्लम थी हमें तो इसलिए पहले ने, उसमें हमें पहले जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम कितने उसका एरे बना रहे हैं। करेक्ट, तो अगर बाद में उतने यूज ना करो तो बाकी का आपका बेकार गया। मान लो आप घर से लेने गए हो 1 किलो टमाटर और लेके चले गए बड़ा सा, बहुत बड़ा बोरी, एक बहुत बड़ी 50-60 किलो की बोरी लेके चले गए। तो ये आपको हम्म। लगा था कि नहीं यार सामान ज्यादा लेके आऊंगा, लेकिन 1 किलो टमाटर ही लेके आ गए, तो वो बाकी का स्पेस तो खराब गया ना। खराब गया, सही। जी सर। तो वही वही चीज है। ओके सर। कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू, इसको प्रॉपर एक बार गो थ्रू करके करना पड़ेगा, फिर करेक्ट। ही प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है सर। तनुश्री आपको भी समझ में, अच्छा तनुश्री मेरे ख्याल से और लॉग ऑफ हो गई, कोई बात हाँ नहीं, सर, वो फिर मिलते हैं। चले गए थे। हाँ, क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, उसको खाली रिवाइज करना था, कोई बात नहीं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए